ये वीडियो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं चैप्टर 5 के उपलक्ष्य में, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, जो कि समरी की तरह से थोड़ा सा फास्ट पेस पे रहेगा। स्टिल किसी को कोई डाउट लगेगा एक बार हम ख़त्म कर देते हैं तो आप दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज हम यही करते हैं। पर्पस कराने का, ये समराइज़ कराने का इसलिए है क्योंकि जो स्टार्टिंग हम लोग चैप्टर 6 की करने वाले हैं उसमें क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर इमरजेंसी के बारे में बात करी हुई है और काफ़ी चीज़ें उससे थोड़ा सा रिलेटेड है, तो आपको पता रहना चाहिए क्योंकि इसमें नाम पते ठिकाने काफ़ी सारे आ रहे हैं जो कि अगले वाले चैप्टर में आपके यूज़ किए जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको समराइज ये दे रहा हूँ। तो फटाफट हम लोग करते हैं। तो चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम बेसिकली ये था कि 1952 में, मैंने आपको ये पहले बता दिया था कि 1952 में जो है कांग्रेस सिस्टम की शुरुआत हुई थी और 1960s तक आते आते हमारे देश के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। कांग्रेस सिस्टम के भी, कांग्रेस जो सिस्टम डोमिनेट कर रहा था उनके भी हालात थोड़े ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो हमने ये देखा था सेकंड चैप्टर में इस बुक के, सेकंड बुक के, कि 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस ने डोमिनेट किया था 15 साल के जो जनरल इलेक्शंस में। बहुत सारे इसके रीज़न थे, कैरिस्मेटिक लीडर थे और पॉलिटिकल स्ट्रगल, इनका नेशन वाइड स्ट्रगल रहा था। इन सब की रीज़न की वजह से जो है कांग्रेस ने हमेशा से डोमिनेट किया। अब चैप्टर 5 जब हम लोग खोल रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन है। ये क्या कहता है कि सबसे पहली बार मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है। एक साल से वो जो है थोड़े से बीमार चल रहे थे, उनकी डेथ हो गई। और यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन ये आता है कि अब जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, बिकॉज डेमोक्रेटिक हुए आज़ाद हुए हमें बहुत कम टाइम हुआ था। तो लोगों को ये महसूस होना शुरू हो गया कि ये जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है हमारा, ये फेल हो जाएगा, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिले। और क्या ये जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है ये सक्सेसफुल रह पाएगा, तो लोगों के बहुत सारे डाउट थे, फियर्स थे, एप्रीहेंशंस थी। तो 60s एक्चुअली में हमारा परेशानी वाला एरा था जिसको डेंजरस डेकेड के नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया था, ये 1 और 2 मार्कर का क्वेश्चन है। डेंजरस डेकेड इसलिए बोला जाता था बिकॉज इस टाइम पे गरीबी, इनइक्वालिटी, कम्युनलाइज्ड डिवीजन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से लोगों को ये डर लग रहा था कि हमारी कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। अब हुआ क्या कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो बनाना था, तो ये बात डिसाइड हुई। तो जवाहरलाल नेहरू से शास्त्री की तरफ हम लोग मुड़े, जो है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और इन्होंने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था, जो कि यहाँ पे पढ़ने को भी मिलता है। तो के कामराज उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, ओके। के कामराज कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बोला कि चलो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो हम लोग जो है शास्त्री जी को वोट करते हैं। शास्त्री जी को वोटिंग नहीं करी गई, अनएनिमसली चूज़ किया गया क्योंकि शास्त्री जी क्लीन लीडर थे, सफा चट एकदम, ठीक है। वैसे नहीं क्लीन शेवन नहीं, बट ऐसे क्लियर लीडर थे, कोई भी इनकी तरफ कोई भी ऐसा कोई बुरा जो है एलिगेशन नहीं लगा हुआ था। नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर थे, काफ़ी मेहनती थे, नेहरू के कैबिनेट में इन्होंने काम किया था और अपने कमिटमेंट और सिंप्लिसिटी के लिए बहुत जाने जाते थे। एक टाइम पे रेलवे मिनिस्टर होते थे, रेलवे एक्सीडेंट हो गया था उस दौरान, तो इन्होंने जो है अपनी रेजिग्नेशन खुद ब खुद दे दिया, ठीक है। तो शास्त्री कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है 64 से लेकर 66 तक। इस दौरान बहुत सारे चैलेंजेस हमें देखने को यहाँ पे मिल गए थे, ठीक है। और जैसे इन्होंने बोला था कि चाइना के साथ थोड़ा सा एक इशू हो गया था हमारा, फूड क्राइसिस वगैरह था ही और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो इसी दौरान जो है पाकिस्तान वाला इन्होंने बताया था कि वॉर जो है 1965 में हमारी हुई थी। तो इस टाइम पे इन्होंने जय जवान जय किसान स्लोगन भी दिया था। अनफॉर्चुनेटली शास्त्री जो है 1966 जनवरी में तो उज़्बेकिस्तान की जो है अंदर ताशकंद होता था, वहाँ पे ताशकंद एग्रीमेंट साइन करे गए थे अयूब खान के साथ कि जो लड़ाई चल रही है उसको रोका जा सके। अनफॉर्चुनेटली वापस आते वक्त इनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो 66 में डेथ हो गई, 64 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई। अब फिर दोबारा वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि 2 साल के अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई, अब किसको चूज़ किया जाए। तो ये जो है अब डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ था, तो लोगों ने डाइवर्ट किया कि इंदिरा गांधी को बनाया जाए। इंदिरा गांधी को चूज़ करने के लिए सीधा रास्ता नहीं अपनाया गया, इनके लिए वोटिंग कराई, MPs एंड MLAs थे। वोटिंग जो है हुई सक्सेसफुल और इंदिरा गांधी और इस टाइम पे मोरारजी देसाई टफ कंपटीशन में थे, ठीक है। मोरारजी देसाई का नाम अब याद रखिएगा आप, अब आगे आएगा। कीर्ति ने मैं क्वेश्चन पूछा था ये, तो मोरारजी देसाई जी की आगे ज़रूरत पड़ेगी अब हमें 6 चैप्टर में। तो इनके लिए वोटिंग करी गई। इंदिरा गांधी नेहरू के कैबिनेट में भी थी, इंदिरा गांधी जो है शास्त्री के कैबिनेट में भी थी, ठीक है। ये सब काम कर रहे थे। तो ये पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर था। लोगों ने बोला ठीक है वोटिंग हुई है, इंदिरा गांधी के फेवर में आया, बढ़िया बात है, लोगों ने एक्सेप्ट किया कि वी आर डेमोक्रेटिक। हाँ,
लाने का पर्पस ये था कांग्रेस के प्रेसिडेंट और कांग्रेस के एमपीज एमएलएस का कि इंदिरा गांधी थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है और ये ज़्यादातर हम लोगों की बातचीत को सुनकर चलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ टाइम के बाद ही जो है 67 में इंदिरा गांधी के सामने इलेक्शन आने वाले थे और इस टाइम पे इंदिरा गांधी को अपनी पोजीशन को भी इम्प्रूव करना था और हमारी कंट्री के जो क्राइसिस चल रहा था उससे भी उसको बाहर निकालना था और ये सबसे टफ काम था। तो इंदिरा गांधी के सामने इलेक्शन आते हैं, फोर्थ जनरल इलेक्शन ऑफ 1967 जो कि पेज नंबर 86 पे है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो इस दौरान क्या था, 60s के हालात, डेंजरस डेकेड चल रहा था हमारा, बहुत हालात ख़राब थे। 2 प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी, एक जो प्राइम मिनिस्टर अब तीसरी हमारे सामने आई थी पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस ही, 1 साल से कम हुआ था उनको अपनी सीट पे बैठे हुए और उसी के जस्ट साथ ही इन लोगों के टाइम पे जो है इलेक्शन यहाँ पे आ गए। कंट्री के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, वही डेंजरस जैकेट वाले हालात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे। और इस दौरान जो है यूएस के प्रेशर में आके हमने डॉलर का प्राइस भी इंक्रीज़ करवा दिया 5 से 7 रुपये में। पहले जो डॉलर 5 रुपये का खरीद सकते थे अब 7 रुपये का परचेजिंग करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ गई, प्राइस राइज हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, स्केर्सिटी होना शुरू हुई, लोगों ने बंद, हड़ताल, स्ट्राइक वगैरह करना शुरू करी गई। गवर्नमेंट ने बोला कि आमतौर पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, एक्चुअली में सरकार से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन थी लोगों को। इस चक्कर में जो है सर ये सारे पब्लिक जो है उठ के बंद, हड़ताल, धरने वरने दे रही थी और कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी ने भी स्ट्रगल यहाँ पे छेड़ दिया था ग्रेटर इक्वालिटी के लिए धीरे धीरे। और ये टाइम पीरियड ऐसा भी था जहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट्स आपको लार्जली देखने को और ज़्यादा मिले थे। कहते हैं अगर कंडीशन ख़राब होती है और पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप थोड़े से नाखुश होते हो तो वो पार्टी इलेक्शन नहीं जीती। ऐसा ही कुछ जो है इंदिरा गांधी के साथ हुआ, जब रिजल्ट आया तो बहुत बुरे हाल थे। बट इससे पहले इंदिरा गांधी को गिराने के लिए नॉन कांग्रेसिज्म एक एजेंडा था, वो तैयार हो चुका था, जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर होते थे, पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स के नाम से जाना जाता था। इन लोगों का चैप्टर 6 में भी बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है। इन लोगों ने क्या किया, अपने आप को नॉन कांग्रेस घोषित कर दिया, दे डिक्लेयर देमसेल्व्स नॉन कांग्रेस एंड इन्होंने बोला कि हम इंदिरा गांधी का साथ हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे। इन्होंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया बाकी सारी पार्टीज़ के साथ, खुद भी जो है इन्होंने किया और इन्होंने ये भी रियलाइज़ किया यार हमारे डिवीजन ऑफ वोट्स की वजह से ये इंदिरा गांधी हमेशा से जीती आई है, अब हमें अलग नहीं होना, अब हमें इकट्ठा इसलिए होना है ताकि हम कांग्रेस को आउट ऑफ पावर रख सकें जहाँ 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 जैसे जैसे है। और इसलिए बोला गया लेटर ऑन, क्योंकि ये आइडियोलॉजी नॉन कांग्रेसिज्म राम मनोहर लोहिया ने दी थी। राम मनोहर लोहिया का डिस्क्रिप्शन पेज नंबर 88 पे आपको देखने को मिल जाएगा। इनके नाम से हमारे सीपी में हॉस्पिटल भी है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा हाथ टूट गया था, तो मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में प्लास्टर चढ़ाने गया था, ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो राम मनोहर लोहिया ने बोला नॉन कांग्रेसिज्म में इसलिए यह नाम दिया गया, इसने थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंट दिया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि कांग्रेस का रूल अनडेमोक्रेटिक हो चुका है एंड गरीबों के इंटरेस्ट को, आम जनता के इंटरेस्ट को टेक केयर करके नहीं चल रहा है, इसलिए नॉन कांग्रेस पार्टीज़ का इकट्ठा आना, साथ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि दे कैन रिक्लेम द डेमोक्रेसी, ये चीज़ बोले गए। इलेक्शन का रिजल्ट आया 1967 फरवरी में इलेक्शंस थे। कांग्रेस बिना नेहरू के पहली बार इलेक्शन लड़ रही थी। इंदिरा गांधी को अपना दबदबा दिखाना था, हुआ क्या, बेड़ा गर्क हो गया। अब ये क्या हुआ, नॉन कांग्रेसी से अलग थे, कांग्रेस को जोर का झटका बहुत ज़ोरों से मिला, तो कांग्रेस जोल्टेड एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने इसको नाम दिया, जो कि इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल अर्थक्वेक, राजनीतिक भूकंप इसको बोला जाता है, जो दिया गया। और 1952 से भी कंपेयर किया जाए अगर, तो इनका जो टोटल वो टैली ऑफ सीट्स एंड वोट्स था वो बहुत कम था। जितने भी पॉलिटिकल स्टॉलवर्ड्स थे, अतुल्य घोष, के बी सहाय, एस के पाटिल, के कामराज, ये लोग जो है इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर्स हार चुके थे काफ़ी जगह से। पेज नंबर 89 पे मैप है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो ड्रामेटिक नेचर था स्टेट लेवल पे भी देखने को मिला। कांग्रेस जो है 7 स्टेट्स में हारी, कहते हैं कंबाइंड 9 स्टेट्स में हारी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। डीएमके जो कि तमिलनाडु की पार्टी थी और जिसने कैंपेन छेड़ा होता है एंटी हिंदी एजुटेशन को लेकर, उसने बोला था कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को ना बनाया जाए, वो तमिलनाडु से जीत गई। सीपीआई ऑलरेडी केरला से जीतती हुई आती थी, तमिलनाडु में डीएमके जीत गई। तो ये भी देखा गया कि अब कांग्रेस को लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि हराया भी जा सकता है। ये पहली ऐसी पार्टी थी, दूसरी एक्चुअली, जो वहाँ पे नॉन कांग्रेस के थ्रू जीती थी। और कई जगह कांग्रेस इसलिए भी नहीं आ पाई क्योंकि कोalition गवर्नमेंट्स हो गई थी अलग अलग जगह पे, जहाँ पे कांग्रेस को जो है अलग करके रखा जा रहा था कि कांग्रेस को नहीं आना है। तो एक सेइंग थी कि बोले दिल्ली से जाओ हावड़ा, नहीं मिलेगा आपको कांग्रेस वाला कोई भी बावड़ा, ठीक है जी। तो कोई नहीं था, दिल्ली से गए। हाँ क्या डेलिसा,
पहले से क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया मुझे। डेलिसा कुछ कह रहे हो, मुझे नहीं समझ आया। आई नो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आप वीडियो देख लेना, समराइजेशन छोटी होगी, कोई दिक्कत नहीं। जिनको आ रहा है तो सुनते चलो, नहीं कुछ रह जाएगा तो प्लीज़ मुझे दोबारा बता देना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो दिल्ली से जाओ हावड़ा, नहीं मिलेगा आपको कांग्रेस को कोई बावड़ा। तो ऐसा एक्चुअली में हुआ कि कहीं तक कांग्रेस रूल स्टेट नहीं था, तो ये देखा जा रहा था, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स जब इसको नोट कर रहे थे तो ऐसा देखा जा रहा था कि कांग्रेस का अंत अब होता हुआ नज़र आ रहा है हम लोगों को। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिली। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे इसी टाइम पे 67 के इलेक्शंस के टाइम पे जो है हमारे सामने जो है एक फॉर्मेट आया, वो था कोएलिशन गवर्नमेंट का। ठीक है, कोएलिशंस का यहाँ पे फॉर्मेट आया, और इसमें यही इन्होंने बोला कि पहली बार ऐसा यहाँ पे देखने को मिला था कि जो नॉन कांग्रेस और सारे पार्टीज़ वाले लोग थे अलग से, उन्होंने संयुक्त विधायक दल या जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज़ उन्होंने खोल ली अलग से कि कांग्रेस को आउट ऑफ पावर रखना है, और इन लोगों ने कोएलिशन कर करके जहाँ जहाँ इनको पार्टीज़ फॉर्म करनी थी, मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी, वहाँ वहाँ इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करी। इम्पॉर्टेंटली ये लोग आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट थे, इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकी आइडियोलॉजीज़ मैच नहीं करती थी, सब लोग अपने अपने रास्ते में थे, किसी की लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी थी, किसी की राइटिस्ट आइडियोलॉजीज़ थी, तो उसकी वजह से ये थोड़े टाइम तक ही सर्वाइव कर पाई। थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन इसका लिखा हुआ है, वो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। जैसे SP संत ग्रुप, मास्टर ग्रुप था, CPI CPIM था, SSP भारतीय जनसंघ, ये सारी पार्टीज़ जो है इस तरीके से जॉइंट करके काम कर रहे थे। ठीक है जी, ये हुआ। इसी दौरान हमें डिफेक्शन गवर्नमेंट के बारे में भी मिला। डिफेक्शन गवर्नमेंट क्या होता है, जब आपकी पार्टी का कैंडिडेट आपको छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, उसको डिफेक्शन कैंडिडेट के नाम से जानते हैं। एंड इन लोगों ने इंस्टॉलेशन एंड डी इंस्टॉलेशन का काम किया था कांग्रेस का काफ़ी स्टेट्स में। जैसे इन्होंने बोला था, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में काफ़ी हेल्प हुई थी, और ये शिफ्ट जो हो रही थी पॉलिटिकल लॉयल्टीज़, इसको जो है एक नाम यहाँ पे दिया गया, जिसको नाम दिया गया आयाराम गयाराम, जिसका पिक्चर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। गयालाल MLA थे हरियाणा के, उन्होंने 15 दिन के अंदर 3 बार ही पार्टी यहाँ पे चेंज कर ली थी, और कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, फिर यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस, एंड फिर जो है यूनाइटेड फ्रंट में चले गए थे। तो राव बीरेंद्र सिंह उनको चंडीगढ़ हाई प्रेस में लेकर गए, तो उन्होंने बोला आयाराम इज़ नाउ गयाराम, और ये जो फीट था, स्लोगन था एक तरीके का आयाराम गयाराम, इसको जो है इमोर्टलाइज कर दिया गया, और काफ़ी जगह जोक्स एंड कार्टून्स में ये यूज़ किया जाता था। एक कार्टून यहाँ पे अमूल का आपको दिया हुआ है, 5 मार्कर में ये ऑलरेडी कार्टून आया हुआ है, ये इन्होंने बताया। ठीक है, तो कांग्रेस हार चुकी थी, टैली ऑफ सीट्स बहुत कम थे। अब फाइनली जो है ये कहानी ख़त्म नहीं होती, तो इन्होंने बोला कि एक्चुअली में इट लेड टू फॉर्मल स्प्लिट बिटवीन कांग्रेस एक्चुअली ओल्ड वाली एंड कांग्रेस नई वाली। तो स्प्लिट इन द कांग्रेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहला रीज़न यहाँ पे बना था, जस्ट अ सेक, तो स्प्लिट इन द कांग्रेस बना। सबसे पहले इन्होंने ये बताया इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट मैं आपको बता देता हूँ दोबारा, आगे भी आपको चैप्टर 6 में पढ़ने को मिल जाएगा। सिंडिकेट कांग्रेस O, यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनिस्ट, इसको आप O से ओल्ड भी कांग्रेस बोल सकते हैं, या पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, या नॉन कांग्रेस, ये वही बात है, एक ही बात है, सिंडिकेट वाली ही बात है। तो रियल चैलेंज इंदिरा गांधी को फेस करने को मिला, नॉट फ्रॉम आउटसाइड बट विद इन देयर पार्टी, जिनका नाम दिया गया, ऐसा ग्रुप था, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को इंस्टॉल करने में काफ़ी मदद करी थी, बट ग्रेजुअली वो लोग ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी हमसे पूछ पाछ के काम करे, बट इंदिरा गांधी किसी के बाप की नहीं सुनती थी, तो इन्होंने इनकी भी नहीं सुनी। ठीक है, तो यही हुआ। इंदिरा गांधी ने क्या किया, जब ये पता चला कि ये लोग अलग हो रहे हैं, तो इसने जो है चुपके से अपने बाहर के लीडर्स को अपनी पार्टी में लिया, सिंडिकेट को इन्होंने साइडलाइन कर दिया, और यहाँ से शुरुआत हो गई कि सिंडिकेट यानी नॉन कांग्रेस वाली पार्टीज़, ये लोग अलग हो गए, एंड कांग्रेस जो जिसको इंदिरा गांधी बुलाती थी कि मैं रियल कांग्रेस हूँ, वो एक जगह हो गई। सिंडिकेट का डिस्क्रिप्शन आपको ऊपर दिया हुआ है, इनफॉर्मल नेम दिया हुआ था ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर्स को, जो कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे। के कामराज जो पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे और चीफ मिनिस्टर भी थे तमिलनाडु के, वो इसको लेकर चलाते थे, और काफ़ी सारे लीडर्स इसमें थे। इंदिरा गांधी है, लाल बहादुर शास्त्री है, जवाहरलाल नेहरू है, सब लोगों को सपोर्ट इन्हीं लोगों ने किया था, और काफ़ी ज़्यादा डिसाइसिव से इन लोगों का रहता भी था यहाँ पे। लेटर ऑन जो है कांग्रेस स्प्लिट हुआ था, तो कांग्रेस O एंड कांग्रेस R में स्प्लिट हो गया था, तो ये सब चीज़ें हमें आगे देखने को मिली थी। तो अब क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ने यही बोला कि इंदिरा गांधी के 2 चैलेंजेस इनके सामने आए। पहले तो अपना इंडिपेंडेंस उसको बिल्ड करना था,
ठीक है, ये देखने गया। और ये और साथ के साथ जो है उसको एक स्ट्रैटेजी के ऊपर भी काम करना था कि भैया मुझे जो है अपनी पहचान भी बनानी है। तो उसने जो है एक सिंपल पावर स्ट्रगल को आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया। उसने लेफ़्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम यानी प्रो पुअर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स को इम्पोर्टेंस दी, और 10 पॉइंट प्रोग्राम में 1967 में इसने अडॉप्ट किया, जिसमें इसने बोला स्टीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, जनरल इंश्योरेंस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, लैंड रिफॉर्म्स, रूरल पुअर को, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग जो है काम करेंगे। क्यों बोल रहे थे कि क्योंकि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, ये चीज़ देखी गई। और सिंडिकेट लीडर्स ने हालांकि इसको अप्रूव कर दिया था, बट लेटर ऑन ये बोला गया कि हमें हमारी कोई रिजर्वेशन है, हम शायद इस पर इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं करें। ये सबसे पहला रीज़न बना जिसकी वजह से कांग्रेस स्प्लिट हुई, सिंडिकेट। ठीक है जी। दूसरा जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बात आई थी, तो मैंने ये वीडियो में बड़ा डिटेल दिया हुआ है, वर्नीत ने बाद में देखी होगी वीडियो, तो वर्नीत इसका फ्लो दिया हुआ है इस वीडियो में, तो आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था 1969 का। इसमें एक्चुअली में हुआ क्या था, हमारे जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट हुआ करते थे इंडिया के, दोबारा बता रहा हूँ, जाकिर हुसैन इंडिया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई, सीट हमारी प्रेसिडेंट की खाली हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्योंकि एक्चुअल कांग्रेस सिंडिकेट वाले ही थे, इंदिरा गांधी तो प्राइम मिनिस्टर थी क्योंकि इंडिया की, तो इस टाइम पे क्या हुआ, सिंडिकेट वाले जो लीडर्स थे उन्होंने एन संजीवा रेड्डी को ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रेसिडेंट बनेंगे, ये हमारी इस पे खड़े हो रहे हैं। एक्चुअल कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है एन संजीवा रेड्डी, ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट, इनको मैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेट करता हूँ। अब क्योंकि ये जो टिफ था ये ओपनली लोगों के सामने आ चुका था, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, चुपके से, उस टाइम पे असिस्टेंट वाइस डिप्यूटी या असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट होते थे हमारे वीवी गिरी को इन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया इंदिरा गांधी ने, और बोला कि वीवी गिरी भाई साहब जी आप इंडिपेंडेंट खड़े हो, क्योंकि 2 कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं हमेशा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तो 2 कैंडिडेट्स में इन्होंने बोला वीवी गिरी आप खड़े हो। और साथ के साथ इन्होंने काफ़ी सारे मेजर्स यहाँ पे इंदिरा गांधी ने बोले जो कि ऑलरेडी बोल दिए थे, और साथ ये भी बोला गया कि जो है मैं प्रिंसली प्रिविलेजेस जो भी हैं उसको भी इरेज करवा दूंगी, ठीक है, उसको भी ख़त्म करा दूंगी। इस टाइम पे मोरारजी देसाई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनसे थोड़ी सी तू मैं बहसबाजी हो गई थी, तो मोरारजी देसाई वाले भाई साहब छोड़ के चले गए। तो कीर्ति ध्यान रखना, मोरारजी देसाई बाकी सारे लोग अब छोड़ के जा रहे हैं, आपको चैप्टर 6 में मिलेंगे, दोबारा मुलाकात होगी इनसे, ठीक है, और आपको बड़े अच्छे से वेलकम करेंगे मोरारजी देसाई, बड़े लेवल पे, सुनिएगा। तो कांग्रेस के डिफरेंसेस पास्ट में देखे हुए थे, बट ये इस टाइम शो डाउन का टाइम था। हाँ राधे, हाँ राधे। मोरारजी देसाई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तब बने थे जब वीवी गिरी जीता था। इंदिरा गांधी के टाइम पे थे। इंदिरा गांधी के टाइम पे, हाँ, और वीवी गिरी के टाइम पे नहीं थे। वीवी गिरी के इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, इन्होंने लिखा है लीविंग द गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट लीव कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर तो आप रह ही जाते हैं तब तक, जब तक आपको दूसरा अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है कोई। ठीक है, तो आप कह सकते हो वीवी गिरी के टाइम पे असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे, और ये वाले, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों थे। अब ये हुआ, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बारी चल रही थी, शोडाउन का टाइम था। एस निजाली गप्पा कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, उन्होंने सबको डांट लगाई, फटकार लगाई, विप्लैश बोला गया है यहाँ पे, किया गया कि जो मर्जी हो जाए, एड़ी चोटी का जोर लग जाए, आपको वोट करना है, क्योंकि ये ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने बोला आपको ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट एन संजीवा रेड्डी को वोट करना है, जो मर्जी हो जाए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वीवी गिरी थे। उसी दौरान क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने एक स्पेशल मीटिंग रखवाई जिसको रिक्विजिशनिस्ट मीटिंग का नाम दिया जाता है। उसमें ये बोला कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप लोग, आप एक काम करिए, कॉन्शियस वोटिंग करिए, जो आपके दिल में है उसको वोट करें, मन में जो है उस भड़ास को बाहर निकालिए आप। तो आप कॉन्शियस वोटिंग करिए, आपको वीवी गिरी को करना है वीवी गिरी करो, या आपको एन संजीवा रेड्डी को करना है एन संजीवा रेड्डी को करो। फाइनली जब वोटिंग हुई, एमपी एमएलएज ने वोट करे, तो हुआ क्या, सारे के सारे वोट चले गए वीवी गिरी को। अल्टीमेटली एन संजीवा रेड्डी को जो है वो हार गए। एंड फाइनली इसकी वजह से जो है, क्योंकि अगर ये आते तो थोड़ा सा ठीक रह जाती चीज़ें, बट फाइनली ये हुआ कि अल्टीमेटली जो है दोनों अलग अलग हो गए। कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर, 2 ऑफिशियल पार्टीज हमारे सामने आई। कांग्रेस ओ इज कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनिस्ट, फॉर योर रेफरेंस कांग्रेस ओ को आप ओल्ड बुला दीजिए, नॉन कांग्रेसिज्म या सिंडिकेट वाले लोगों की ये पार्टी थी, ठीक है, लेटर ऑन। और कांग्रेस आर जो थी वो कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट, इंदिरा गांधी की पार्टी थी, कांग्रेस न्यू।
इसको जो है ये रियल कांग्रेस बुलाती थी, ये है असली कांग्रेस, मेरी कांग्रेस असली कांग्रेस। और इंदिरा गांधी ने बोला दिस इज़ एन आइडियोलॉजिकल डिवाइड, प्रो रिच एंड पुअर, प्रो पुअर डिवाइड एंड कंजर्वेटिव्स एंड सोशलिस्ट डिवाइड। तो ये मानती थी इंदिरा गांधी की मैं सोशलिस्ट हूँ एंड मैं प्रो पुअर के लिए काम कर रही हूँ, ये जो गए मुझे छोड़ के अब बड़ा पछताओगे, आप जो हो गरीब लोगों के लिए काम नहीं करना चाहते, आप कंजर्वेटिव हो एंड आप अमीर लोगों के लिए काम करना चाहते हो, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली। तो इट लेट फाइनली, जिसकी वजह से स्प्लिट यहाँ पे हुआ। और अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने आपको ये भी बता दिया था। प्रीवी पर्स बेसिकली क्या था, प्रिंसले प्रिविलेजेस थी जो कि प्रिंसले रूलर्स को दी गई थी, उनके स्टेट्स में कुछ कुछ ग्रांट्स, हेरिडिटरी वगैरह इन कुछ सारी चीज़ें देते रहते थे। जवाहरलाल नेहरू इसके अगेंस्ट थे, टाइम टू टाइम इसके ऊपर प्रोटेस्ट वगैरह चलता रहा। इंदिरा गांधी ने 67 के इलेक्शन के आसपास के बाद जो है ये सीन हुआ, 69 के इलेक्शन के टाइम पे इसने बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया कि जब हम अगले इलेक्शन में आएंगे हम प्रिंसले प्रिविलेजेस को भगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से बोला गया। एंड ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी हुई। हालांकि मोरारजी देसाई ने बोला कि इंदिरा गांधी जी ज़रा ध्यान दीजिए, हम राजा महाराजाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनको हमने वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने, तो ऐसा नहीं हुआ। तो कुछ कुछ चीज़ें थी, पहले तो ये जो है अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं हुई, पर जब 1971 में इंदिरा गांधी जीती तो थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स वगैरह ये लोग कर पाए क्योंकि पार्टी पावर में आ गई थी। एंड फाइनली इन्होंने अबॉलिशन प्रीवी पर्स का कर दिया। एंड इसकी वजह, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ था इंदिरा गांधी ने, जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीती 1971 का, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट 67 to 69 तक की तो ये सारी कहानी थी। अब जो है 67 में हमें पता चलता है कि इंदिरा गांधी जो है इतने ज़्यादा इलेक्शंस वोटिंग इसको नहीं मिली, इतनी ज़्यादा सीट इसको नहीं मिली, शेयर ऑफ पावर रिड्यूस हो गया था, इसको माइनॉरिटी गवर्नमेंट के नाम से बुलाया जाता था। अब इंदिरा गांधी को हो गई चुल, सो लड़की थी ब्यूटीफुल, हो गई उसको चुल, और वो चाहती थी कि हमें जो है पार्टी की पोजीशन को दोबारा इस्टेब्लिश करना है। शी वांटेड टू रीस्टोर द कांग्रेस एज इट वाज, जैसे थी पहले, तो उसने वो चीज़ करी, पूरी कोशिश। तो 1971 इलेक्शन और रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस इसको नाम दिया गया। स्प्लिट जो था कांग्रेस का, ये जो हुआ, इससे कांग्रेस माइनॉरिटी गवर्नमेंट रह गई, बट पार्टी में वो गवर्नमेंट के तौर पे काम कर रही थी क्योंकि सपोर्टर कोई नहीं था, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो थी और डीएमके वो इनको सपोर्ट कर रही थी, जैसे उन्होंने बोला सपोर्ट ऑफ फ्यू अदर पार्टीज इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टी एंड डीएमके। इस दौरान जो है कांग्रेस ने अपने सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स अपना लिए और लैंड रिफॉर्म लॉज वगैरह जो इसने पहली बात करी थी उन सब के ऊपर काम करना इसने शुरू किया, और इसने अपना सारा डिपेंडेंस जो है ख़त्म कर दिया, नए लीडर्स के साथ इसने काम करना शुरू किया। इंदिरा गांधी ने फिर फाइनली क्या हुआ, सबसे बड़ा स्टेप उठाया, इसने दिसंबर 1970 में जाके लोकसभा डिसॉल्व कर दी। इसको पता तो था कि अगले 2 महीने बाद इलेक्शन है, इसने बोल्ड मूव अपनाया कि क्योंकि कांग्रेस सिंडिकेट वाले लीडर्स भी इसके अंदर अभी इंक्लूडेड थे, तो डिसॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि अब दोबारा से सब बना जाएगा। तो इसने स्ट्रैटेजी अपनाई, इसने उठा के लोकसभा डिसॉल्व कर दी, लोकसभा डिसॉल्व हो गए, अब इलेक्शन होते थे फरवरी 1971 में। इसका कॉन्टेस्ट क्या था, इस टाइम पे क्या हुआ, इलेक्ट्रल कॉन्टेस्ट जो है हमारे सामने आया, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ के बीच में था। कांग्रेस आर एक्चुअली में क्या थी, वो ऑलरेडी जो कांग्रेस थी उसी से निकल कर बनी थी, और लोग जो मानते थे, सारे लोग ये भी बोलते थे कि कांग्रेस ओ जो है, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या ओल्ड कांग्रेस या सिंडिकेट वाले, ये एक्चुअल कांग्रेस है, एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है यहाँ लाई करती है, तो लोग बोलते थे कि ये सबसे बढ़िया है, इनको ही सपोर्ट किया जाए। इस टाइम पे क्या हुआ, इंदिरा गांधी के जितने भी ऑपोजिट थे, नॉन कांग्रेस, सीपीआई वाले, बाकी सारे लोग, इन लोगों ने जो है अपना एक ग्रैंड महागठबंधन किया जिसको नाम दिया गया ग्रैंड अलायंस। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, भारतीय क्रांति दल, ये लोग एक अम्ब्रेला के अंदर आ गए और इसको नाम दिया गया भारतीय जो है ग्रैंड अलायंस। और रूलिंग पार्टी का अलायंस सीपीआई के साथ था, ये वन मार्कर है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। इलेक्ट्रल अलायंस जो बाकी अलायंस था वो सब अलग था। तो अब क्या था कि ना कांग्रेस के पास एजेंडा था, कांग्रेस ने एजेंडा क्या डिक्लेयर किया, गरीबी हटाओ, ठीक है, रिमूव पॉवर्टी। इंदिरा गांधी ने बोला कि अपोजिशन के पास एक ही एजेंडा है, वो क्या है, इंदिरा हटाओे, यानी रिमूव इंदिरा। तो कहते हैं मेरा एजेंडा सबसे ज़्यादा बेटर है और आप लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसने जो है काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स और भी यहाँ पे दे दिए, ठीक है, जो कि इसने पहली बार जो 10 पॉइंट प्रोग्राम और 20 पॉइंट प्रोग्राम में इसने सही से नाम दिए थे। और प्लस ये भी बोल दिया गया कि हम आपके लिए इनकम, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें काम ख़त्म करेंगे और प्रिंसले प्रिविलेजेस को भी हटा देंगे। तो लोगों को लगा कि कोई एक ऐसा नेता जो इतने सालों में अभी तक किसी ने नहीं बोला, वो बोल रहे गरीबी हटाओ। लोग बोल रहे वाह क्या बात है, क्या नेता है, गरीबी हटाने की बात कर रहा है।
तो गरीबी तो क्या ही हटती है। इसकी वजह से कांग्रेस का जो सोशल कैडरे था, सोशल बेस था, वो दलित, आदिवासी, छोटे मोटे लोग, इनके तबके में बीच में अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, इसमें थोड़ा सा पॉपुलर हुई, जिसकी वजह से ये हुआ स्लोगन गरीबी हटाओ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और ये इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की, जो अपने आप को स्टैंड लेके खड़ा करने के लिए मजबूत हो रखी थी। इलेक्शन का रिजल्ट आया, ड्रामेटिक विक्ट्री थी, जितना ड्रामेटिक इलेक्शन को होल्ड करना था। कांग्रेस आर, जो कांग्रेस आर का अलायंस सीपीआई के साथ था, सबसे ज़्यादा वो सीटें जीती, 375 सीट्स, 48.4% वोट सिक्योर हुए। 352 सीट्स जो है कांग्रेस के पास आई यहाँ पे। और कांग्रेस ओ का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बदतर था, 1/4 सीट उसको मिली, यानी सिंडिकेट वाले, नॉन अपोजिशन पार्टी वाले, कांग्रेस के अपोजिशन पार्टी वाले। और इन्होंने बोला कि हाँ, इतने सारे जो लीडर थे, सिर्फ 16 सीटें उन लोगों को मिली। तो कांग्रेस पार्टी जो इंदिरा गांधी की, उसने बोला कि मैं हूँ असली कांग्रेस, आज से मैं डिक्लेयर कर रही हूँ मैं ही होगी असली कांग्रेस। और इसने अपने आप को पॉलिटिक्स में दोबारा रिस्टोर किया, जहाँ से ये आई थी वहाँ पे कांग्रेस को पहुँचाया गया। और ग्रैंड अलायंस को बोला गया ग्रैंड फेलियर। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, वाई ग्रैंड अलायंस वाज नोन एज ग्रैंड फेलियर, क्योंकि ये हार गई थी। टोटलिटी ऑफ सीट्स मिली ग्रैंड अलायंस को 40, अली बाबा एंड 40 चोर। ठीक है जी, तो अली बाबा तो खुलजा सिम करके चली गई आगे, 40 चोर बेचारे पीछे दरवाज़ा ताकते रह गए। ठीक है जी, तो 1971 के बाद लोकसभा इलेक्शन यहाँ पे हुआ, तो मेजर पॉलिटिकल मिलिट्री क्राइसिस, जब ये सब चीज़ें चल रही थी, मेजर पॉलिटिकल मिलिट्री क्राइसिस हो गया था। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई थी ईस्ट पाकिस्तान को लेकर। देन सो कॉल्ड इंडिया ने मदद करी, तो बांग्लादेश बना वो जाके। और इस टाइम पे इंदिरा गांधी की और पॉपुलैरिटी बढ़ी, क्या लीडर है, क्या बात है, लड़ाई जितवा दी। हालांकि हमारा काफ़ी रिसोर्सेज एंड पैसा इलेक्शन इस टाइम पे जो है खर्च हो गया था बहुत ज़्यादा इन सबको मेंटेन करने में। लेटर ऑन क्या हुआ, जब स्टेट लेवल के इलेक्शन हुए, स्टेट लेवल में भी क्लीन स्वीप आया, इंदिरा गांधी हर जगह से जीत गई। एंड इसने जो है अपने आप को बताया, आई एम द प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर, गरीबों की रक्षक एंड अंडर प्रिविलेज, और एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर हूँ। दिस इज़ वट आई हैव बीन कॉल्ड फॉर। एंड ऑपोजिशन पार्टी, चाहे वो उसकी पार्टी के अंदर थे, चाहे वो बाहर थे, अब तो बाहर निकल ही गए थे, वो उसके लिए सिंपली डिड नॉट मैटर एट ऑल। ठीक है, कोई भी उसके लिए मायने नहीं रखते थे। और 2 सक्सेसिव इलेक्शन हुए, कांग्रेस जो है डोमिनेंट पावर बन चुकी थी स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे। और इंदिरा गांधी का जो बेसिकली टोटका किया हुआ था इंदिरा गांधी के ऊपर, जो काले बादल मंडरा रहे थे, वो काले बादल अब छट चुके थे। इंदिरा गांधी जो अपने ऊपर जो चीज़ें चल रही थी उसको ये वार्ड ऑफ कर पाई। तो फाइनली फिर ये क्वेश्चन आता है कि क्या कांग्रेस अपने आप को रिस्टोर कर पाई। रिस्टोरेशन लास्ट पेज पे 99 पेज पे, तो इन्होंने बोला क्या कांग्रेस ने अपने आप को रिस्टोर कर लिया, क्या जो है नई कांग्रेस उस तरीके की कांग्रेस जो पुरानी कांग्रेस थी? नो, नेवर, नॉट। तो एक्चुअली में क्या हुआ, कांग्रेस ने कम्प्लीटली, आर वाली कांग्रेस ने अपने आप को रीइन्वेंट किया। पार्टी की पोजीशन और पॉपुलैरिटी उतनी ही थी, बट अंदर जो है सब सिस्टम चेंज कर दिया। तो मैंने आपको बताया था, एम्बेसडर में लगा दिया मर्सिडीज़ V12 का इंजन। एम्बेसडर तो बाहर की बाहर वैसे ही है, अंदर से सुंदर लग रही है। ठीक है, तो ये चीज़ कर दी गई, तो एंटायरली नई थी, लीडर तो वही थे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंज हो चुका था। अब कांग्रेस के अंदर फैक्शंस नहीं थे, दूसरों के इंटरेस्ट, आइडियाज़, आइडियोलॉजीज़ को अकोमोडेट नहीं कर पा रही थी, जैसे कि चैप्टर 2 में करती थी। हमने पता था सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन था, अब नहीं है। ये ज़्यादातर सोशल ग्रुप, आदिवासी, दलित, इन लोगों के ऊपर बेस्ड थी। एंड नई कांग्रेस जो है, इन्होंने बोला कि लेकर ज़रूर आए, बट कांग्रेस के नेचर को इन्होंने चेंज कर दिया। ठीक है, कम्प्लीटली। एंड डिस्पाइट बीइंग मोर पॉपुलर, नए कांग्रेस के पास अब इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो फालतू की टेंशन को अब्जॉर्ब करे, जिसके लिए कांग्रेस पहले जाना चाहती थी। कांग्रेस ने जो है अपने आप की पोजीशन को दोबारा इस्टेब्लिश किया, अथॉरिटी लेके आए, लोगों की बात जो थी, कहने का नज़रिया, जानने का नज़रिया, और जो भी उनके एस्पिरेशंस पॉलिटिकल थे, कुछ भी किसी भी तरीके थे, वो सब कांग्रेस ने सुनना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से पॉपुलर अनरेस्ट हुआ। ध्यान दीजिएगा, अब आगे कहानी ऐड होती है इसके साथ। पॉपुलर अनरेस्ट, मोबिलाइजेशन, प्रोटेस्ट करना लोगों ने शुरू कर दिया। लोगों को लगा कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, गरीबी वरीबी वहीं पे ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब चल रहा है। एंड जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेटिक क्राइसिस, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा पहुंचा, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है। ये सारे इंसिडेंट्स ही एक्चुअल में सबसे बड़ा रीज़न बने एमरजेंसी को लाने में, इसलिए चैप्टर ज़रूरी होता है। और ये चैप्टर ख़त्म भी हो गया एग्जैक्टली इन 29 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ठीक है जी, तो ये पूरा चैप्टर था, ये इन्होंने कहानी बताई, और इसलिए मैंने आपको ये समराइज़ कर दिया क्योंकि अगला चैप्टर इसी से कनेक्टिंग है, तो ही जाके आपको कहानी समझ आती है। ठीक है जी, अब जो है मैं थोड़ा फास्ट था, स्टिल
हमारे पास अभी 10 मिनट 13 मिनट है। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, कहीं पे भी कुछ मिस हुआ है या कोई लिंक नहीं समझ आया, प्लीज़ पूछ लो। ये कहानी आपको मुंह जवानी याद होनी चाहिए, ठीक है जी। ओके, वन बाय वन, ठीक है, हाँ या ना, या कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछते चलो। कीर्ति, आवाज़ टूट रही है कीर्ति, ब्रेक हो रही है, सुनाई नहीं दिया मुझे। क्या कह रहे हो कीर्ति, मुझे नहीं सुनाई दिया। आ गया सर। ओके ओके कूल, ठीक है ठीक है ठीक है। वर्नीत, आ गया सर। ओके। चैतन्य, ये सर क्लियर है। पलक, थैंक यू, क्लियर है। ओके। गौरांगी, गौरांगी, हाँ जी सर। Clear? अच्छा, हाँ जी क्लियर। ओके। आराध्या, दिशा, क्लियर है सर। ओके कूल। कौन रह गया? डेलिसा, तुम्हें क्लियर है? दीपिका, डेलिसा, हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है। दीपिका, दीपिका, दीपिका चौहान, दीपिका चौहान, आज अपना मौत के साथ अपेंडमेंट है। अरे दीपिका बेटे कहाँ रह गई यार। गुनगुन, आपको क्लियर है? ओके ठीक है। सो मोस्ट ऑफ आप लोग पीपल्स, आप लोगों को क्लियर हुंदा सी। तो आज हम फ़िलहाल फिर इतना ही करते हैं। ये मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। स्टिल थोड़ा सा टाइम निकाल के, ये जो 33 मिनट्स के आसपास की वीडियो होगी, आप इसको फास्ट फॉरवर्ड पे एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर फिर हम इसके बाद शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो बहुत बड़ा चैप्टर है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 क्लास उसमें लग सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ बी पेशेंट, हम उसके आगे फिर वो करते हैं। और थोड़ा सा ही रह गया फिर हमारा कोर्स, फिर हम लोग इसकी रिवीजन फिर दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच, हम इतना ही कर रहे हैं आज। थैंक यू कीर्ति, गौरांगी, वर्नी, चैतन्य, आराध्य, दिशा, डेलिसा, दीपिका एंड गुनगुन, एंड टू मी ऑल्सो। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर एंड सी यू एवरीवन सून। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, बाय सर। बाय 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 बाय।